Hello everyone, welcome to my YouTube channel MP Study, a study group for mathematics, physics and English। सो आपको पता है कि हमारी 1000 क्वेश्चंस की फिजिक्स में एक सीरीज चल रही है, उसका हमारा 6 नंबर का लेक्चर है। तो जो बाकी लेक्चर्स की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है और डिस्क्रिप्शन में उनके वीडियोज़ की लिंक और आई बटन में भी उनके वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो अपन जल्दी से पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। तो पहला क्वेश्चन है कि किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र सदैव उसके ज्यामितीय केंद्र पे होता है। ऑप्शन है। ऑप्शन बी है सदैव उसके भीतर ही कहीं होता है। सदैव उसके बाहर कहीं होता है। भीतर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। तो अपन सबसे पहले पहला ऑप्शन देखते हैं, सदैव उसके ज्यामितीय केंद्र पे होता है। तो आपको पता होगा कि जो बहुत सारे ऐसे आपके जो एक तरह से निकाय हैं जिनका द्रव्यमान केंद्र उनके ज्यामितीय केंद्र पे नहीं होता है। जैसे आप एक चकती ले लीजिए जो अर्ध चकती है वो, तो उसका यहाँ पे कहीं होता है जो होता है 4r/3π पे होता है। 4r/3π पे होता है, तो वो उसका ज्यामितीय केंद्र नहीं होता है, परंतु फिर भी उनका द्रव्यमान केंद्र ज्यामितीय केंद्र से कहीं अलग होता है। सदैव उसके भीतर कहीं होता है। तो आपको पता है कि उसके बाहर भी हो सकता है। बाहर कैसे हो सकता है? और भीतर भी होता है। जैसे चकती ले लीजिए, उसके एकदम भीतर होता है, लेकिन सदैव उसके भीतर नहीं होता है। तो ऑप्शन सी ये होता है। और सदैव उसके बाहर कहीं होता है। ऑप्शन सी क्या है? तो भीतर भी होता है और बाहर भी होता है। बाहर कैसे होता है? जैसे मान लीजिए कुछ इस प्रकार से आपका ये अर्धचक्ती है और ये अर्धचक्ती है, तो इन दोनों का यहाँ पे कहीं बीच में होगा। हाँ, तो फिर इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि भीतर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। तो इसमें क्या होगा? भीतर और बाहर दोनों हो सकता है, अभी हमने देखा था। तो ऑप्शन डी इसमें एकदम करेक्ट होगा। एंड उस नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन कि समान ताप पर दो गैसें हैं, उनके जो घनत्वों का अनुपात आपको दे रखा है 4:9। तो वर्गमाध्य मूल चालों का अनुपात क्या होगा? तो मैंने यहाँ पे हिंट लिख रखी है, VRMS होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसकी जो घनत्व यानी डेंसिटी होती है उसके स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल के। तो इसमें 4:9 है, तो इसका स्क्वायर रूट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या आएगा? 3:2। और इसके साथ ही आपके पास कुछ गैसों के VRMS पे कुछ ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि आपको दो गैस देते, जैसे O2 एंड H2 दे दिया। O2 एंड H2, तो उन्होंने कह दिया कि इन दोनों का सेम टेम्परेचर पे VRMS का रेशियो क्या होगा? तो वो 1/√m के समानुपाती यानी √m के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब √m क्या होगा यहाँ पे? क्या होता है? 3RT/m होता है, इसका √3RT/m होता है। तो O2 क्या है? O2 के लिए 32 होता है और इसके लिए ए 2 होता है इसके लिए। तो अब इन दोनों का स्क्वायर रूट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा? शायद 1:4 होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर वही क्वेश्चन आ गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक सरल लोलक मुक्त रूप से गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत गिर रहा है तो उसका आवर्तकाल होगा। तो आवर्तकाल होता है 2π√L/g। 2π√L/g। तो इसमें जो g होता है ना, वो यदि मुक्त रूप से गिरता है, ये तो स्थिर लोलक है ना, एकदम स्थिर मतलब कोई उसमें गति नहीं हो रही है, उसके लिए है। तो लेकिन यदि आप इसमें 2π√L/g अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे मुक्त रूप से गिरने के लिए, तो यहाँ पे जी क्या होगा? जी शून्य की तरह काम करता है, मतलब वो अपने खुद के त्वरण से गिरता है। तो यहाँ पे जी जीरो हो जाएगा। जी जीरो होने पर ये अनंत आ जाएगा। इसी प्रकार से कुछ और क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पृथ्वी पे जो लोलक होता है ना, उसका जो आवर्तकाल वो कितना होता है? वो 2 सेकंड होता है। बेसिक से क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, पूछ लिए जाते हैं कई कभी कभार। और यदि उसी लोलक को आप उपग्रह पे ले जाओगे तो उसका आवर्तकाल कितना होगा? इनफाइनाइट यानी अनंत होगा। नोट कर लीजिए इन बातों का आप। अच्छे हैं, अच्छे क्वेश्चन है। हाँ, अगर नेक्स्ट है इसमें P क्रॉस Q पूछा है और P और Q छोटे छोटे हैं इसमें। तो आपको पता है 3K और 2J है, तो 3 और 2 को तो आप कांस्टेंट को तो डायरेक्ट गुणा कर दिए 6। अब आगे वाले के क्या लिए क्या करना है आपको? तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, I J और K ऐसे होता है। इसको अपन बोलते हैं चक्रीय प्रक्रम, ऐसा कुछ अपन इसका नाम रख सकते हैं। तो यदि I और J का क्रॉस करोगे तब K आएगा, और K और I का करोगे तब J आएगा, और I J का K। फिर ये मतलब इस प्रकार से आप क्लॉकवाइज है क्या है इनका ये चलता रहता है। और यदि आप इससे उल्टा करोगे, जैसे I और K का करोगे तब J आएगा, लेकिन वो माइनस साइन के साथ करोगे, है ना। K और J का करोगे तब वो I आएगा, लेकिन वो क्या आएगा? माइनस साइन के साथ आएगा। तो यहाँ पे क्या है? 3 × 6 2 × 3 × 2 तो 6 हो गया। अब
जे और के का तो आई आ जाता है, क्योंकि आई जे के, तो जे के बाद में आई आता है सर साइक्लिक प्रोसेस में। लेकिन के और जे के बाद में आई आता है, लेकिन माइनस साइन के बाद आता है, तो -6 आई हो जाएगा। तो ऑप्शन 20 में करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये ट्रिक नहीं समझ में आई है तो आप डायरेक्ट जो सारणी है डिटर्मिनेंट बना के कर दीजिए। सक्रियता का मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक पूछा है। बेसिकली इसमें है तो जो चारों है, क्यूरी, मिली क्यूरी, रदरफोर्ड, बेकेरल, ये चारों ही सक्रियता के मात्रक होते हैं। लेकिन सक्रियता का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो बेकेरल ही होता है ओनली। ठीक है, ऐसा ही पूछा है इसमें। और वैसे मात्रक तो चारों है, तो आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। उसके बाद में आता है निम्न में से सार्वत्रिक गेट है। तो सार्वत्रिक गेट मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ मैं ये क्वेश्चन। आप तो ये आपको आपके लिए एक तरह से आपको कमेंट करना है, और आपके खुद के लिए है क्वेश्चन कि इनमें से सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल गेट कौन सा है, तो आपको कमेंट करके बताना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लॉर्ड रेले के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता यानी इंटेंसिटी और लेमडा वेवलेंथ में क्या संबंध है तरंग दैर्ध्य में। तो आई व्युत्क्रमानुपाती होता है लेमडा की पावर 4। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आई होता है ना वो लेमडा की पावर 4 के व्युत्क्रमानुपाती होता है, पहली चीज़। तो इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता है ना वो रंग पे, जैसे लाल रंग दे दिया और पीला रंग दे दिया, आप कह दे कि इनमें से कौन ज़्यादा प्रकीर्णित होगा या फिर किसकी प्रकीर्णित होने की तीव्रता अधिक होगी, तो आप इस हिसाब से कर सकते हो। क्योंकि लेमडा होती है वो लाल की सबसे ज़्यादा होती है, तो लाल की तीव्रता सबसे कम होगी, मतलब पीले और लाल में पीला होगा ना वो ज़्यादा प्रकीर्णित होगा। आपको शायद बात समझ में आ गई होगी। और प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कहा जाता है यदि उनके द्वारा उत्पादित तरंगों की। तो कभी भी दो स्रोत कला संबंध होंगे यदि उनका कलांतर कांस्टेंट रहता है। सबसे अच्छी बात तो इसमें ये है, तो सी ऑप्शन आप वैसे ही टिक कर दोगे। और तरंग दैर्ध्य भी इनकी समान होनी चाहिए, मतलब दो ऐसे स्रोत जिनकी तरंग दैर्ध्य समान हो और कलांतर नियत हो, यानी उन दोनों के बीच में जो कलांतर है, जो कला है, वो क्या है, सेम हो। तो ऑप्शन उसमें कौन सा आएगा, देख क्या कौन सा ऑप्शन था इसमें, सी ऑप्शन आएगा इसमें। अब आता है कि परमाणविक हाइड्रोजन को एन ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित किया जाता है। एक परमाणु का हाइड्रोजन को एनवीं ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित किया जाता है, और एनवे से यदि वह निम्न में आता है तो उससे जो उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखा बनेगी वो उनकी अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन उसमें न्यूमेरिकल था, वो किस प्रकार से था, वो था कि चौथे ऊर्जा स्तर तक था और फिर निम्नतम स्तर तक लौट रहा है, तब वो अधिकतम संख्या कितनी है, फिर 7, 8, 9 ऐसे ऑप्शन दे रखे थे। तो आप इसे याद कर लीजिए, 1/2 n इंटू n माइनस 1 होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रमी लाइन्स, स्पेक्ट्रम लाइन्स। ये क्या होते हैं, स्पेक्ट्रमी रेखाएं। देखिए क्या होती है, जैसे ये उनके उत्सर्जित मतलब वो स्पेक्ट्रम हैं, ठीक है, ये लाइंस हैं। अब यानी ऊर्जा स्तर है, तो एक तो इस प्रकार से आ सकता हो, एक इस प्रकार से आ सकता है, एक इस प्रकार से आ सकता है, एक इस प्रकार से आ सकता है, एक इस प्रकार से, इस प्रकार से, और इस प्रकार से। तो यदि 1 2 3 4 5 पे है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 स्पेक्ट्रमी रेखा बन रही है। और इसके साथ इसमें अपने बहुत सी चीज़ें छोड़ भी दी हैं, जैसे एक यहाँ पे आ सकता है, एक यहाँ पे आ सकता है, एक यहाँ पे आ सकता है। समझ में आई आपको बातें, ठीक है। तो इस हिसाब से होता है। तो ये स्पेक्ट्रमी रेखाएं इस प्रकार से बनती हैं, उनका आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लीजिए, 1/2 n इंटू n माइनस 1, जहाँ पे क्या है, n उत्तेजित मैक्सिमम, मतलब जो उत्तेजित है वो है। अब इसमें 4 और 4 8 2 10 हैं, तो 1/2 5 इंटू 4, तो 5 को 20, 10 आ रहा है। और यहाँ पे हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ रहा है। तो इस हिसाब से होता है। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्साइटेड मतलब स्पेक्ट्रम, एमिटेड स्पेक्ट्रम है, उनकी नंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो भी एक फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। उसमें कि एक अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन बता दिए कि, और क्वार्टर यानी होल है ना, उनकी सांद्रता और कंसंट्रेशन का रेशियो दे दिया और धाराओं का अनुपात दे दिया। तो आपको अपवाह वेग का अनुपात बताना है। तो 7:5 और 7:4 है। तो मैं इसको ब्लैंक पेज पे देखो लिख लेता हूँ। जो इलेक्ट्रॉन और होल का अनुपात है 7:5, ठीक है। और 1 मिनट रुकिए आप, यहाँ पे एड्स आ रहे हैं।
हाँ तो देखिए इलेक्ट्रॉन और होल का अनुपात है 7:5 और इनकी जो धाराओं का अनुपात है ना, इलेक्ट्रॉन के लिए धारा है 7 और इसके लिए 4। तो आपको पता है आई इक्वल टू क्या होता है, NeVd_A। तब अर्धचालक है वो सेम है, तो ए तो दोनों के लिए सेम होगा, तो मैं ए को हटा दे रहा हूँ। और अर्धचालकों के लिए जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है ना, उनका आवेश क्या होता है, अर्धचालक ने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश तो सदैव कितना रहता है, सेम रहता है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस रहता है। आपको वीडी का अनुपात यानी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपवहन वेग है उनका अनुपात पूछा आपको, तो यहाँ पे वीडी क्या होगा, I/N होगा। ठीक है, तो I/N निकालोगे यदि आप वीडी की वैल्यू, तो I/N होगा Vd इक्वल टू I/N, मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो अब I मतलब Vd1/Vd2 बराबर, यानी Vd1/Vd2 क्या होगा, बराबर I1/N1 और N2/I2। यानी I1/N1 यानी I1 कितना है 7 और N1 कितना है अपोन में, N1 कितना है 7 और N2 कितना है 4 और N1 कितना है 5। तो 7 से 7 कटा 4:5 आ जाएगा। मतलब सीधी सी बात है कि Vd इक्वल टू I/N लगाना है, I के समानुपाती और N के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपको क्या करना है, बस डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट अप कर देनी है कि 7:5 है और 7:4 है, तो 7/5 इंटू 4/7। समझ में आ गई होगी आपको बातें। देखो क्या किया मैंने इसमें, Vd इक्वल टू I/N, ठीक है, इतना लगा दिया, इतना तो शायद समझ में आ गया होगा। अब क्या है कि यहाँ पे Vd इक्वल टू I/N है, तो Vd1 क्या होगा, I1/N1 और Vd2 क्या होगा, I2/N2। तो यहाँ पे Vd2, क्योंकि आपको क्या निकालना है, उनके अपवाह वेगों का अनुपात। तो Vd1 क्या है, इलेक्ट्रॉन के लिए अपवाह वेग, Vd2 क्या है, होल के लिए अपवाह वेग। अब अपोन में कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे I2/N2 आएगा, तो I2/N2 तो N2/I1 लिख सकता हूँ मैं, इसको ऊपर जाएगा तो ये N2/I2 सॉरी। अब जो उनकी इलेक्ट्रॉन का मतलब जो यानी N1 और N2 का अनुपात क्या है, 7:5। तो N1 की जगह मैं 7 लिख सकता हूँ और इसकी जगह मैं 5 लिख सकता हूँ N2 की जगह, और इनका 7:4 यानी I1 की जगह मैं 7 लिख सकता हूँ और इसकी जगह 4 लिख सकता हूँ I2 की। तो 7 से 7 करके 5:4 ऑप्शन आ रहा है, जो आपका है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है दो लगातार प्रस्पंदों के बीच की दूरी। तो जो आपकी वेव होती है वो किस प्रकार से होती है, तो इसके दो प्रस्पंद कौन से हैं, एक जो ये है और ये है, ठीक है, ये और ये। तो इनके बीच की दूरी λ/2 होती है, क्योंकि एक जो वेव है पूरी उसकी वेवलेंथ होती है लैम्डा। फ़ारेनहाइट में थर्मामीटर का निम्नतम बिंदु क्या होता है, 32 डिग्री सेंटीग्रेड। एक अच्छा क्वेश्चन इस पे ये बनता है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में समान ताप पैमाना होता है, मतलब -40 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, आगे आता है कि टी क्षण पर कुंडली से संबंधित फ्लक्स दिया गया आपको ये, तो आपको टी बराबर 3 सेकंड में बताना है। तो आपको ये बताओ विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, -d∅/dt। अब यहाँ पे 3 सेकंड के लिए पूछा है, तब 3 यहाँ पे रख दीजिए, तो ये -10 वोल्ट आएगा शायद, क्योंकि इसका आपको क्या कर देना, अवकलन कर देना है टी के सापेक्ष, और फिर 3 रख देना और माइनस साइन लगा देना है। ये क्या पूछा, आर थीटा पे विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विभव होता है वो क्या होता है, केपी कोस थीटा अपॉन r²। बी ऑप्शन सही होगा इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा एवं वोल्टेज के बीच कलांतर है, वो आपका क्या है, कितना होना चाहिए वाटहीन घटक के लिए, मतलब धारा का वाटहीन घटक है वो क्या होगा, तो क्या होता है वो I sin थीटा होता है।
प्रत्यावर्ती धारा में यदि धारा एवं वोल्टेज के बीच कलांत, ये तो वही क्वेश्चन आ गया फिर से। हाँ, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान तथा जो वर्गमूल यानी IRMS, और आपको क्या पूछा है, I0 अपॉन IRMS पूछा। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, IRMS बराबर I0 बटा √2। तो I0 ये इधर आएगा और ये इधर आएगा तो √2 आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा बी में √2 है, ये आ जाएगा। फिर से वही आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। बिल्कुल अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि निम्न में से किसका प्रयोग पौध घरों में किया कि मतलब ग्रीन हाउस गैस में किसका यूज किया जाता है। तो इंफ्रारेड का ग्रीन हाउस गैस में यूज किया जाता है। अक्स की रेज का किस में किया जाता है, जो नकली करेंसीज होते हैं आपका हॉस्पिटल में जो उनके रहित करने के लिए। अक्स किरणों का किस में किया जाता है, आपका अक्स रेज बनाने में। और पराबैंगनी का किया जाता है, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, पराबैंगनी का किया जाता है आपका जो नकली करेंसीज होती हैं उनको फाउंड करने के लिए, कि जो आपका मतलब कोई भी पैसे हैं, रुपए हैं, जैसे वो नकली हैं कि असली हैं, उनका देखने के लिए इस प्रकार से। हाँ, यदि जब किसी उत्तल लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है उस तथा फोकस दूरी f है तो पानी में डुबोया जाता है, तो वो डुबोने पर वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है वो। कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है, कांच का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो अधिक होता है। तो इसमें से आपको बताना है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज थोड़ी सी कर दीजिए इसमें। हाँ, इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि यानी यहाँ पे आपको नीचे A, B और C में 3 कलर दिए गए हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। आपको बताना है कि इसमें कि किसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक वो अधिक होगा। तो इसके लिए आपको लेमडा का सहारा लेना पड़ेगा। तो आपको पता है एन होता है ना, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन बोल दीजिए चाहे आप म्यू बोल दीजिए, तो एन व्युत्क्रमानुपाती लेमडा होता है। तो इसमें लेमडा किसकी ज़्यादा उसका कम होगा, और लेमडा सबसे कम किसकी है उसका ज़्यादा होगा। तो लेमडा सबसे कम होती है यहाँ पे ब्लू की है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, बी का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा। इस फिर आता है कि एक तत्व है अक्स 84 202 का नाभिक पहले अल्फा कण और फिर बीटा कण उत्सर्जित करता है। तो हाँ, इसमें क्या है कि यदि पहले देखो अल्फा कण उत्सर्जित कर रहा है तो अल्फा क्या होता है 2He4। तो इसमें अब पूछ रहा है कि लास्ट में उसकी परमाणु संख्या कितनी होगी। तो अल्फा निकलेगा तब 84 से 82 हो जाएगी। फिर बीटा कण जब निकलता है ना तब उसमें एक जुड़ जाता है, तो 82 से 83 हो जाता है। मतलब इसमें कुछ इस प्रकार से रिएक्शन होगी। मैं नेक्स्ट मतलब ब्लैंक पेज पे बताता हूँ कि अक्स यहाँ पे कितना था 82, यदि उससे अल्फा कण निकल रहा है तब अक्स बनेगा 84 था यहाँ पे, ये बनेगा 82। यदि यहाँ पे बीटा कण निकलेगा तब क्या बनेगा, अक्स 83। तो 83 इसकी परमाणु संख्या बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांच का मतलब क्रांति कोण ये थीटा है, तो अपवर्तनांक क्या होगा। तो आपको पता है कि क्या होता है एन व्युत्क्रमानुपाती साइन सी होता है। यहाँ पे क्रांति कोण सी को जगह आप थीटा लिख सकते हैं। तो एन बराबर 1/sin थीटा, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा इस पर करेक्ट। उसके बाद में आता है यदि किसी माध्यम में निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री है तो माध्यम में प्रकाश का वेग कितना होगा। किसी माध्यम से निर्वात में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण, तो क्रांति कोण ये आपको दिया गया, तो एन की वैल्यू निकल जाएगी 1/sin30 से। तो sin30 की वैल्यू होती है 1/√2, तो 1/√2 नहीं 2 होती है, 1/2 होती है, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब माध्यम में प्रकाश का वेग, तो एन की वैल्यू हो गई 2, और एन होता क्या है मतलब प्रकाश की चाल किसमें, निर्वात में। तो एन बराबर तो हो गया 2, और एन होता क्या है C/V, ये मान लीजिए आप। तो C क्या होता है, माध्यम में प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल, और V होता है माध्यम में प्रकाश की चाल। तो C आपको ये पता है कि V इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/n। तो V इक्वल टू C/n, और C है 3 × 10⁸, और n कितना था 2, तो 1.5 आ गए।
1.5 बी ऑप्शन आ जाएगा इसमें। समझा है आपने क्या किया? हमने किया कि क्रांति कोण दिया गया उससे तो एन निकाल लिया, और एन बराबर क्या होता है सी अपॉन वी, एन बराबर सी अपॉन वी, तो वी इक्वल टू सी अपॉन एन आ जाएगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट था इसमें, तो बस थोड़ा सा समझने की इसमें। हाँ ये क्वेश्चन हमने अभी किया है, ये वही है। और इसमें कि एक प्रकाश किरण का निर्वात में अपूर्णांक एन, तो अपूर्णांक आपतन कोण आधा है, तो आपतन कोण है। ये कुछ क्वेश्चन थोड़ा कटा हुआ है, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कहा गया आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और एक बार आप ये कीजिए, इसको पॉज कीजिए, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत है। तो आपको कहा गया कि वायु के सापेक्ष यानी एन वायु के सापेक्ष जल और कांच का अपूर्णांक है ना। तो वायु के सापेक्ष जल का अपूर्णांक, तो यदि जल को मैं वाटर लिख देता हूँ, क्या है? हाँ तो चलिए अपन फिर से देखते हैं, इसमें क्या है कि एन ऑफ वाटर जनी पानी का एयर के सापेक्ष, ये क्या होता है एन वाटर अपॉन एन ए, ठीक है। यह आपको दिया गया है 4:3। नेक्स्ट दिया गया आपको एन वाटर का, नहीं एन कांच का यानी एन ग्लास का एयर के सापेक्ष, वो दिया गया है 5/3। तो आपको बताना है कि कांच का जल के सापेक्ष, ठीक है, कांच का जल के सापेक्ष यानी एन ग्लास का वाटर के सापेक्ष, तो एन जी बटा एन डब्ल्यू निकालना आपको। तो एन जी बटा एन डब्ल्यू क्या होगा, एन जी है इसमें, मतलब एन जी बटा, यदि आप इसमें इसका भाग दे दोगे तो 5:4 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे आप। देखो क्या किया मैंने इसमें, अगर आप अभी भी नहीं समझे हैं तो, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है इसमें। आपको क्या होता है कि वायु का जल के सापेक्ष, ये बोल सकते हैं जल का वायु के सापेक्ष, तो जल का बोल रहा है तो जो पहले जिसका बोलते हैं ना, जिसका है इसमें वो पहले आता है। जैसे एन जल का है तो वाटर ए, वो क्या होता है एन डब्ल्यू बटा एन ए, एन डब्ल्यू बटा एन ए ये। और आपको इसमें पूछा क्या है, कांच का जल के सापेक्ष यानी एन कांच का जल के सापेक्ष, तो एन ग्लास का वाटर के सापेक्ष, वो क्या होता है एन जी बटा एन डब्ल्यू। समझ में आ गया आपको बात। पुराणांतरिक परावर्तन के लिए तो आपको पता है पुराणांतरिक परावर्तन कब होगा, जब जो कोई भी प्रकाश की किरण है वो किससे सघन माध्यम से विरल माध्यम में आते हैं। तो कांच से जल है, इसमें सघन से विरल माध्यम हो गया। किस कारण से बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ दिखाई देता है, पुराणांतरिक परावर्तन के कारण। पुराणांतरिक परावर्तन संभव है जब कांच से जल में, वही क्वेश्चन आ गया फिर से। किसका मात्रक समान नहीं है, तो इसमें दो चीज़ें आपको दिख रही होंगी, ये दो तो आप छोड़ दीजिए, इन दो से आएगा आंसर, देखते हुए तो चल गया होगा। कभी भी क्या ये हो सकता है कि एल सी और 1/√LC का मात्रक सेम हो जाए, यानी वीमा सेम हो जाए, कभी नहीं हो सकता ना। तो इन दो से आप तुक्का मार सकते हो, तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, यानी इसका मात्रक समान नहीं है, तो ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। आप देख भी सकते हो एल और सी की विमाओं के हिसाब से। दूर संचार से संबंधित तरंगें कौन सी होती है, सूक्ष्म तरंगें माइक्रोवेव्स होती हैं। तो बस इतने ही क्वेश्चन थे आज के लिए, तो आगे के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसमें अभी तो टाइम भी हो गया, शायद 23 मिनट हो गया, और अभी हमारा मतलब थोड़ा सा यहाँ पे फंक्शन चल रहा है, तो थोड़ी सी आपको आवाज़ें आ सकती हैं, इसके लिए सॉरी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।